सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्या करने वाली हूँ कि आज जो भी इग्नू का असाइनमेंट है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं उसका आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगी कि कैसे असाइनमेंट बनाएं एंड उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए। ओके, सबसे पहले हम इग्नू के असाइनमेंट में क्या होता है कि टोटल 10 क्वेश्चन हमें मिले रहते हैं, उसमें से हमें 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। एंड प्रॉब्लम यहाँ पर ये आता है कि इसमें 2 सेक्शन होते हैं, तो एक सेक्शन में से हमें 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा और अगला सेक्शन में से भी हमें 2 सेक्शन करना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो दोनों में से 2-2 क्वेश्चन और एक ऑप्शनल रहता है कि आप दोनों में से किसी एक में से भी आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, आज हम लोग असाइनमेंट को डिस्कशन करते हैं। आप चाहे तो मेरे ये असाइनमेंट को कॉपी कर सकते हो, ऐसे ही नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो असाइनमेंट है जो जुलाई 2024 में बच्चे हैं एंड इवन दोज हु आर इन टेकन एडमिशन फ्रॉम जनवरी 2025 दे बोथ कैन राइट द सेम असाइनमेंट। ओके, लेट्स बिगिन। तो देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि जो स्टूडेंट्स एडमिटेड हैं जुलाई 2024 के बैच में, तो उनका जो सबमिशन का डेट है वो 31 मार्च 2025 को है। एंड दोज उन्होंने जो एडमिशन लिए हैं जनवरी 2025 के बैच में, उनका जो सबमिशन का डेट है वो 30 सितंबर है। तो मेनली ये हमारा क्वेश्चन है जो हम लोग आज करने वाले हैं MSO 0E सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का। ठीक है, तो इसमें से हम 2-2 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप जब भी अपने असाइनमेंट को सबमिट करिएगा तो वहाँ पर ये क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा अपने आईडी के साथ, और ये सारे जो प्रोसेस आप अच्छे से करोगे तो आई मस्ट से कि आपका 90% मार्क्स आ जाता है अच्छे से असाइनमेंट में, अगर कोई अच्छे से कर लेता है तो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने ये ब्लैंक पेज क्यों छोड़ा है, यहाँ पे मैंने ब्लैंक पेज इसलिए छोड़ा है कि आप यहाँ पे अपने कोड लिखेंगे कि आपका, जैसे मेरा कोड MSO है, हम लोग का सोशियोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी का कोड जो होता है वो MSO होता है। तो आप वहाँ पे MSO लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे अपने, जैसे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इस पेपर का नाम है, तो सेकेंड आप वहाँ पर लिखिएगा सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। एंड देन उसके बाद आप क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ये जो जॉन ड्यू का व्यू है एजुकेशन पे, इनके बारे में ये क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इनका व्यू क्या है। आप यहाँ से चाहेंगे तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं असाइनमेंट को, इट्स ऑल अप टू यू। देखो, सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन में ये बताया गया कि जो जॉन ड्यू है वो एजुकेशन को क्या सोचते हैं। बेसिकली जो जॉन ड्यू जो है वो एक अमेरिकन फिलोसोफर है। जैसे कि पहले लाइन में लिखा है कि जॉन ड्यू वॉज एन इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन फिलोसोफर। वो एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं और एक वो एजुकेशनल रिफॉर्मर भी हैं, और वो एक सोशियोलॉजिस्ट भी हैं। मतलब वो सोशियोलॉजी में भी अपना POV रखते हैं। वो बोलते हैं कि कोई भी चीज़ जो तुम थ्योरी में पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकली करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी इंसान है या जो बच्चे हैं वो सीख पाएंगे। उनका जो एजुकेशन का व्यू था वो फाउंडेशन था एक एजुकेशन को प्रोग्रेसिव टर्म में ले जाने का। एंड उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था रोल ऑफ एजुकेशन इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी की। अब मान लो जो हमारा सोसाइटी है वो डेमोक्रेटिक हो चुका है, हमारे पास इलेक्शन प्रोसेस है, हम लोग अपने PM को चूज़ करते हैं, हम लोग नहीं चूज़ करते हैं, वी सेलेक्ट द पीपल, एंड वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सेलेक्ट करते हैं। तो वे बोलते हैं कि जब इतना सारा सिस्टम डेमोक्रेटिक हो गया तो हमारा एजुकेशन क्यों नहीं डेमोक्रेटिक होना चाहिए, क्यों नहीं एजुकेशन वो पिछड़े जो जाति के बच्चे हैं उनके पास भी एजुकेशन हमारा जाना चाहिए। तो आप पहले लाइन को नोट कर लो अपने असाइनमेंट में, या आप रोक के भी इसको कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। सेकेंडली जो ड्यू है वो बिलीव करते हैं कि एजुकेशन शुड नॉट ओनली इम्पार्ट नॉलेज बट ऑल्सो प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर पार्टिसिपेशन इन अ सोसाइटी। यानी कि एजुकेशन ऐसा देना चाहिए कि इंडिविजुअल को ये नहीं होगा उसके पास भर भर का नॉलेज है, लेकिन अगर कहीं उसको समाज में खड़ा कर दिया जाए तो उसको कुछ बोलने ही नहीं आ रहा है, उसको अपने आप को एक्सप्लेनेशन करने नहीं आ रहा, दूसरे को समझाने नहीं आ रहा। तो इन सारी चीज़ों पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बच्चा का एक एक्टिव लर्निंग होना चाहिए, उसको फील्ड में जाके पार्टिसिपेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी चीज़ बच्चे को पढ़ाते हो तो उसका कुछ ना कुछ आप ऐसा एक्टिविटीज़ करवाओ कि वो लंबे दिमाग तक बच्चों के दिमाग में रहे। ठीक है, तो वो ये बात करना चाहते हैं। ड्यू बिलीव करते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा नहीं है जो इंसान को एक इंडिविजुअल को बना रहा है, उसको नॉलेजेबल पर्सन बना रहा है। उसको एक्टिव लर्निंग करना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग आना चाहिए। सबसे बड़ा बात होता है कि इंसान अगर कोई भी, मान लो ये बुक है, अगर मैं पढ़ रही हूँ, बस मैं रीड कर रही हूँ और समझ नहीं पा रही हूँ, तो इसका कोई मतलब है नहीं। मुझे इसके मतलब समझ में आना चाहिए ताकि मैं दूसरों को भी समझा पाऊँ। तो जॉन ड्यू का भी सेम यही है कि उनका भी कहना यही है कि एजुकेशन जो है वो सबको समझ में आना चाहिए, एंड उसका जो एजुकेशन का प्रोसेस हो वो बहुत इजी होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, उस बच्चे के पास उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। इनका जो एजुकेशन का फ़िलॉसफी था वो बहुत ही ब्रॉडर सेंस में था। वो ये नहीं देखते थे कि एजुकेशन एक लिमिट तक रहे, मतलब बस बड़े लोगों को एजुकेशन मिले या जो भी बुर्जुआ क्लास के लोग होते हैं उनके बच्चे ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाएँ या जो भी हो। इनका जो कंसेप्ट था वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर था। तो इनके कंसेप्ट्स को हम देखते हैं। इनका जो आइडियाज़ था वो प्रैग्मेटिज्म था। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो जॉन ड्यू है वो एक प्रैग्मेटिज्म थिंकर है। मतलब वो कोई भी चीज़ थ्योरी पे बस इंप्लीमेंट नहीं करने देते हैं। वो बोलते हैं कि भैया जो आप पढ़ रहे हो थ्योरी को, उसको जाके आप फील्ड में करो, या
या कुछ एक्टिव लर्निंग करो, जो आप बुक में पढ़ रहे हो उसको कहीं ना कहीं जाके अपने रियल लाइफ में यूज़ करो, वो एजुकेशन होगा। ठीक है, सो इन्होंने पहला कंसेप्ट दिया था कि एजुकेशन को उन्होंने ग्रोथ समझा था, कि वन ऑफ द ड्यू का जो व्यू था एजुकेशन को लेके, कि आइडिया ऑफ एजुकेशन एज अ ग्रोथ, उन्होंने एजुकेशन को एक ग्रोथ की तरह देखा। फॉर ड्यू एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि आज आपको एजुकेशन मिल रहा है तो कल आप उससे कुछ नहीं सीखेंगे, वो कंटिन्यूअस है, वो डायनेमिक है। अब हमारा जो वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइज्ड हो रहा है, तो वैसे ही हमें एजुकेशन में भी थोड़ा बहुत अपने आप को डेवलप करना चाहिए। जैसे हम सबको पता है कि एजुकेशन जो है वो डायनेमिक है, जो हम लोग क्लास 6 में पढ़ते हैं जरूरी नहीं वो 7 में पढ़ेंगे, एंड उसी का भी बढ़ा चढ़ा के हम 8 में पढ़ते हैं, 9 में पढ़ते हैं, एज वी नो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो वही इनका कहना है कि फॉर ड्यू एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। वो इंसान का हर स्टेज पे डेवलपमेंट करवाता है, वेदर यू आर इन क्लास 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, ही आर्ग्यू डैट कि लर्निंग शुड बी डायनेमिक होना चाहिए, कि बच्चा चेंजिंग परस्पेक्टिव का होना चाहिए, इवॉल्विंग विद द इंडिविजुअल्स आर कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग अ न्यू स्किल। और ये होना चाहिए कि इंसान जो है, एजुकेशन जो है वो डायनेमिक किस सेंस में वो बोल रहे हैं, कि डायनेमिक वो इस सेंस में होना चाहिए कि कहीं भी इंसान हो उसको हर स्टेज पे कुछ न्यू एजुकेशन सीखने को मिले। ठीक है, और वो बंदा नया स्किल सीखे। तो पहला कंसेप्ट आप लोग याद रखेंगे कि एजुकेशन एज अ ग्रोथ किसने बोला था, जॉन ड्यू ने बोले थे। ओके, सेकंड इन्होंने बोला था कि लर्निंग बाय डूइंग। सो इनका सबसे फेमस कंसेप्ट है लर्निंग बाय डूइंग, कि आप जो भी कर रहे हो, आप जो भी थ्योरी पढ़ रहे हो या जो भी आप सीख रहे हो, उसको आप कहीं ना कहीं ले जाके फील्ड में करो, या आप कहीं ना कुछ उसका एक्टिविटीज़ ऐसा करो कि वैसा लगे कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो हमारे रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। सो अनदर सेंट्रल टीनेट ऑफ ड्यूज एजुकेशनल व्यू इज द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। सो ड्यू क्रिटिसाइज द ट्रेडिशनल जो पैसिव फॉर्म ऑफ एजुकेशन होते थे, जहाँ पे स्टूडेंट जो है बस वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते थे। इनका कहने का मतलब ये नहीं था कि जैसे एक तुमने कंसेप्ट पढ़ा होगा पॉलो फेरे का, पालो फेरो भी सेम कंसेप्ट बोलते हैं कि एजुकेशन जो है ना वो बैंकिंग सिस्टम की तरह है। मतलब बस बच्चा टीचर आता है उसको पढ़ाता है, और एक बैंक में कैसे हम पैसे को डिपॉजिट करते हैं वैसे ही स्टूडेंट के माइंड में वो सारी चीज़ें जो है वो डिपॉजिट करते रहते हैं। तो सेम इनका भी वही पर्सपेक्टिव है। ये दोनों ही प्रैग्मेटिज्म थिंकर हैं जो थ्योरी को बोलते हैं कि तुम भाई एक्टिव लर्निंग करो। ठीक है, सो इनका कहने का मतलब था कि जो स्टूडेंट जो है वो रिसीवर है इन्फॉर्मेशन के। सो अकॉर्डिंग टू ड्यू चिल्ड्रन लर्न, बट व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़, वहाँ पे उनका मीनिंगफुल लर्निंग होता है, इंगेजिंग लर्निंग होता है, जो अलाउ करता है कि वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड पे जोड़ पाएँ। और यही इनका प्रैक्टिकल अप्रोच जो है एजुकेशन को इनकरेज करता है, और क्रिटिकल थिंकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में और क्रिएटिविटी में। और बच्चा जो है और भी क्रिएटिव बनता जाता है अगर हम जो चीज़ सीखेंगे उसको हम जैसे कोई साइंस में रहता है तो कोई चीज़ बुक में हम थ्योरी पढ़ते हैं, उसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसको जाके हम साइंस में लैब में उसका प्रैक्टिस करते हैं। तो वैसे ही हमें एजुकेशन में थ्योरी वाले सब्जेक्ट जो ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट है उसको भी पढ़ना चाहिए, और फिर जाके उसको हमें फील्ड में भी काम करना चाहिए। इससे बच्चे को जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल आएगा, उसके अंदर का क्रिएटिविटी बढ़ेगा, उसका अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। ठीक है, सो आप लोग ये पॉइंट को अच्छे से याद रखना। सेकेंड है एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। सो ड्यू का व्यू क्या था एजुकेशन पे और डेमोक्रेसी पे। इनका जो व्यू था एजुकेशन का वो डीपली था उनके बिलीफ डेमोक्रेसी को लेके। उन्होंने बोला था कि एजुकेशन जो है वो एसेंशियल है अगर डेमोक्रेटिक सोसाइटी को फंक्शन करना है। तो फॉर ड्यू एजुकेशन वाज नॉट जस्ट अबाउट प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल फॉर द workforce but also about preparing them to active informal citizen who can participate effective in a democratic process। जॉन का कहना ये था कि ऐसा नहीं था भाई कि तुम उनको एजुकेशन दे दो बच्चे बस नॉलेज भर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो अभी जो हमारे डेमोक्रेसी वाले नेशन है वहाँ पे एक अच्छा सिटीजन बने, वो अच्छे से पार्टिसिपेट करे। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या होता है कि हम इलेक्शन दे, मतलब जो बच्चे मान लो फॉर एग्जाम्पल लेबरर्स हैं, वो काम करने के लिए दिल्ली आते हैं या कोई अदर प्लेसेस में आते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम होता है तो क्या वो अपने स्टेट जाते हैं? नहीं जा पाते हैं। तो यही बोलता है कि जो पढ़े लिखे बंदे रहेंगे वो हालांकि वो अपने स्टेट में जाएंगे, लेकिन जो अनपढ़ लोग रहेंगे, ऐसे अनपढ़ कहना तो एज ए सोशोलॉजिस्ट बहुत ख़राब है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जो लोग नहीं पढ़े लिखे होते हैं वो इन सारी चीज़ों का केयर नहीं करते हैं। तो हमें वैसे ही एजुकेशन पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चा एक अच्छा सिटीज़न बन पाए, वो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करे और इस पर बिलीव रखे अपने स्कूल पे, अपने सिस्टम पे। ओके, कोऑपरेशन करे, बड़ों का रिस्पेक्ट करे, वही तो जाके एक डाइवर्स फॉर्म ऑफ एजुकेशन होगा। तीसरा इनका कंसेप्ट था कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो नीड है, जो इंटरेस्ट है और जो एक्सपीरियंस है चाइल्ड का, उसको सेंटर मानना चाहिए हमारे एजुकेशन प्रोसेस में। चाइल्ड को हम ध्यान देना चाहिए, सबसे ऊपर बच्चों को रखना चाहिए कि उसका नीड क्या है, वो कौन से लेवल पे स्टैंड कर रहा है, कहाँ से हमें और सारी चीज़ों को पढ़ानी चाहिए। ठीक है, ओके। सो अभी नेक्स्ट इनका कंसेप्ट है कि रोल ऑफ टीचर। इन्होंने ये एक प्रैक्टिकल थिंकर है, तो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज़ करते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एजुकेशन चलता रहता है। तो ये बोलते हैं कि टीचर को भी बहुत एक पैसिव नहीं होना चाहिए कि
बस बच्चे को तुम पढ़ाते गए, वो तुम देख भी नहीं रहे हो कि बच्चे उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इन ड्यू व्यू द टीचर प्ले अ क्रूशियल रोल इन फैसिलिटेटिंग द लर्निंग प्रोसेस रादर देन एक्टिंग एज अथॉरिटेरियन फिगर। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो पहले के ज़माने में क्या होता था कि टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होता था, बच्चे उसे बहुत डरते थे, वो मतलब मारते थे पहले। अब तो मारना अलाउ नहीं है, बट पहले टीचर जो थे बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, मारते थे, बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहते। तो इसको जो ड्यू है वो क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए जहाँ के टीचर एक हिटलर की तरह बन जाए। टीचर को एक गाइडर होना चाहिए, एक मेंटर की तरह काम करना चाहिए, जो स्टूडेंट को हेल्प करे एक्सप्लोर करने में, क्वेश्चन करने में और उसको दुनिया को समझने में, ठीक है। टीचर का रोल वो बहुत इनकरेज करते हैं कि टीचर का रोल जो होगा वो एक क्रिएटर की तरह होना चाहिए, जो इन्वायरमेंट को क्रिएट करे और इनकरेज करे कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी आए और उसका इंक्वायरी करे कि स्टूडेंट जो है कहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, कहाँ पे अपने आइडियाज़ को फॉलो नहीं कर पा रहा है। टीचर को एकदम एडेप्टेबल होना चाहिए, फ्लैक्सिबल होना चाहिए और उसको रिस्पॉन्स की तरह बच्चों को नीड को समझना चाहिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे, हम सब समझ गए होंगे, ओके। देखो मैंने ना यहाँ पे लाइक डायग्राम को आप भी यूज़ कर सकते हो। ये मेरा जस्ट एक रफली फॉर्म ऑफ डायग्राम था, क्योंकि मैं भी यहाँ पे लोगों की क्लास में हूँ तो मुझे भी असाइनमेंट को सबमिट करना है। तो आप यहाँ पे जैसे ये जॉन ड्यू व्यू मैंने जो एजुकेशन पर लिखा है, उसके बाद जो स्टार जैसा बना है यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि उन्होंने बोला था लर्निंग बाय डूइंग, रोल ऑफ टीचर क्या होना चाहिए और बच्चों को कैसे समझ में आएगा। आप ऐसे पॉइंट्स में लिख सकते हो, तो यहाँ से भी आपको मार्क्स अच्छी खासी मिल जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम कंक्लूजन में देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन था हमारा। सो कंक्लूजन में हम यही देखेंगे जो जॉन ड्यूक व्यू का एजुकेशन पे जो था वो बहुत ही रिवोल्यूशनरी उनका आइडिया था। ऐसा था कि अभी आजकल भी फॉलो नहीं होता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा एक्टिव लर्निंग को इंपॉर्टेंस देते हैं, डेमोक्रेसी को ऐड करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पे फोकस करते हैं। हीज आइडियाज़ कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस द मॉडर्न एजुकेशनल प्रैक्टिस, इवन तो आज भी हम इनके आइडियाज़ को फॉलो करना चाहते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, डेमोक्रेटिक एजुकेशन। ड्यू का जो बिलीव था पोटेंशियल ऑफ एजुकेशन का, वो सेप नॉट ओनली इंडिविजुअल बट एज सोसाइटी एज अ होल को वो सेव करता है। तो आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। मैं होप करती हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से इसको बना के लिख दोगे। सो हमारा असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग वहाँ से नोट डाउन कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस द इवान इलीच पर्सपेक्टिव इन द रोल ऑफ एजुकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन डी स्कूलिंग सोसाइटी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो डी स्कूलिंग सोसाइटी है ये इवान इलीच का एक बुक है जो वो बहुत ही प्यार से लिखते हैं, जिसमें बोलते हैं कि स्कूल का जो सिस्टम है, स्कूल को मत ख़त्म करो, लेकिन उसके अंदर जो इंस्टीट्यूशनलाइज जो लोग होते हैं उनके सिस्टम को चेंज करो, रिफॉर्म लेकर आओ। वो ऐसे ये भी प्रैक्टिकल थिंकर हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल सोचते हैं। ये रेडिकल थिंकर हैं, क्रिटिक्स हैं जो भी मॉडर्न इंस्टीट्यूशन होते हैं, और ये प्रोफाउंड क्रिटिक मतलब बेसिकली क्या करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को ये क्रिटिसाइज करते हैं। अपनी बुक डी स्कूलिंग सोसाइटी में जिन्होंने 1971 में लिखा था, इलीच आर्ग्यू दैट द ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम इज नॉट ओनली इनइफेक्टिव बट ऑल्सो डिटरमाइंड टू पर्सनल ऑटोनॉमी एंड सोसाइटियल प्रोग्रेस। मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि जो पहले का हमें क्या होता है कि स्कूल में जो भी चीज़ें हमें एक सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाता है, और ये सारे जो है ना वो कैपिटलिज्म लोग करवाते हैं। जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो ये सारी चीज़ें करवाते हैं, वो अपने मन से उसमें कौन सा रिलीजन को इंपॉर्टेंस देना है, क्या पॉलिटिक्स खेलना है, वो बुक्स में लिखवा देंगे, और हम बच्चे और हम टीचर जो है उसको पैसिव की तरह बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, ठीक है। ये उन सारे इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि हमें डी स्कूलिंग करना चाहिए। मतलब स्कूल तो स्कूल रहे, लेकिन उसका जो सिस्टम है स्कूल के अंदर का उसको हमें चेंज करना चाहिए। He advocate for the complete overhaul of the education system, proposing a move away from institutionalized schooling towards a model that fosters self-directed learning and community broad education. So उनके कहने का मतलब क्या है कि जो पहले का हमारा जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग है उसको ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि अब हमें सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग पे फोकस करना चाहिए और कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन को, जो पुराने फॉर्म के एजुकेशन होते हैं जहाँ पे जो हमें बुक्स मिल जाते हैं, सिलेबस मिल जाते हैं और हम बच्चों को पढ़ना रहता है, उसको मगअप करके जाके एग्जाम दे के लिख के इसी में टॉप एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है डिसाइड हो जाता है, और उसके बेसिस पे हम बोलेंगे कि ये फर्स्ट आया है, ये सेकंड आया है। वो हमें नहीं पता है कि उस बंदे के मतलब उस बच्चे के पास कितना वो है, उसके पास एजुकेशन है कि नहीं, बट हम डिसाइड कर लेंगे कि वो एग्जाम में अच्छा लिख कर आया है तो वो फर्स्ट है इस क्लास का। सो इलीज जो है इनका सेंट्रल आर्गूमेंट क्या था? इलीज सेंट्रल आर्गूमेंट इज दैट कि जो इंस्टीट्यूशन है और वर्ड ही टर्म जो स्कूलिंग इन्होंने यूज़ किया था, ये सर मोर टू रिप्रोड्यूस सोसाइटियल इनइक्वालिटीज़ दैन टू एजुकेट इंडिविजुअल्स। वो बोलते हैं कि जो ये सिस्टम है ना बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ प्रोवाइड करता है जो बड़े लोगों के घर के हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अंबानी को ले लो और जो गवर्नमेंट स्कूल है हमारा उनको ले लो, तो कितना ज़्यादा एजुकेशन का फ़र्क है। अंबानी का बच्चा जो सीख रहा होगा एक कॉमन मैन का बच्चा वो नहीं सीख रहा होगा। तो वही इसको ये क्रिटिसाइज
क्रिटिसाइज़ करते हैं कि स्कूल का सिस्टम ही ख़राब है, ये पूरा सिस्टम को ही बर्बाद बोलते हैं, कि वो हमें स्कूल हमें इनइक्वालिटी सिखाता है कि एक बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिलता है और एक बच्चे को कम मिलता है, ठीक है। ओके, सेकेंड ही क्रिटिसाइज स्कूल फॉर परपेचुएटिंग अ सिस्टम ऑफ कंपलसरी अटेंडेंस। सेकेंड कि ये सबका फेवरेट होगा कि अटेंडेंस लेना कंपलसरी रहता था, कि अगर आप अटेंडेंस नहीं लोगे तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि अटेंडेंस अगर बच्चा नहीं आता है तो उसको फाइन लगता था या बहुत ज़्यादा पीटता था बच्चा। फिर उसके बाद इनके कुछ करिकुलम सेट होते हैं, मतलब वही सिलेबस, और कुछ इनके हायरार्किकल टीचर्स भी होते हैं और स्टूडेंट के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा होता है। जो ट्यूशन जाके बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो आते हैं तो कुछ अच्छा ही मार्क्स अपने ट्यूशन वाले बच्चों को दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को एलीट जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं। According to Ellis, these characteristics super creativity and individuality, fostering a passive acceptance of the status quo rather than encouraging critical thinking and personal growth। तो इनके कहने का मतलब है कि ये देखो, ये सारे एजुकेशन जो है ये बर्बाद कर रहे हैं, ना ही बच्चों का कहीं क्रिटिकल थिंकिंग हो रहा है, ना ही बच्चों का एक पर्सनल ग्रोथ हो रहा है। He assert that the structure of schooling indirect student into a consumer culture, बस बच्चे जो हैं वो एक पैसिव लर्नर हो चुके हैं, बस कंज्यूमर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जहाँ पे डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है, एक्चुअल नॉलेज और स्किल वो नहीं सीख रहे हैं। आज बताओ, जो तुम कोर्स में ग्रेजुएशन में जो तुम डिग्री लेकर बैठो उसका कुछ काम है? अगर तुमको कॉलेज प्लेसमेंट दे रहा है दैन यू आर ओके। अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता है तो उस डिग्री का लेकर 2-4 साल के बाद आप क्या करोगे? नथिंग, कुछ हमारे हाथ में नहीं है। सो इनका हम डी स्कूलिंग कंसेप्ट को यही समझ सकते हैं कि जहाँ पे उन्होंने स्कूल को बोला था कि स्कूल रहे लेकिन जो उसके अंदर के सिस्टम है उसको हमें चेंज करना चाहिए। सो इलीच इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ, जो आपको मैंने समझाया इस पैराग्राफ में यही लिखा है, तो आप इसको अपने असाइनमेंट में नोट डाउन कर लेना। सो इलीच इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डी स्कूलिंग एज अ रेडिकल अल्टरनेटिव है हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम का। डी स्कूलिंग इज़ नॉट म्योरली द, कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि डी स्कूलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एबॉलिश कर दो स्कूल को, बट द रिजेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट गवर्न लर्निंग। जो लोग एजुकेशन को हमारे गवर्न कर रहे हैं उनको उनमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। इलीच इन्विजन अ सोसाइटी वेयर एजुकेशन इज डिसेंट्रलाइज एंड पर्सनलाइज। इनके कहने का मतलब है कि एजुकेशन वैसा दो ना कि जो पिछले लेवल के बच्चे हैं डिसेंट्रलाइज हो। कैसे हमारा डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है, जो 73 अमेंडमेंट है पंचायत की, जो स्टेट और सेंट्रल लेवल पे हो रहा है वो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी होना चाहिए। सेम वैसे ही इन्होंने एजुकेशन को भी उसी एरिया में इन्होंने भी बताया कि वो एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो सबको मिलना चाहिए, ठीक है। फिर इनका देखो मेजरली जो कंसेप्ट है, आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये वाला जो कंसेप्ट है डी स्कूलिंग का, मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ, ओके। सो आप यहाँ से देखो उनके मेजरली कुछ कंसेप्ट है, जैसे लर्निंग वेव एंड पीर नेटवर्क। से बोलते हैं कि एजुकेशन में जो वन ऑफ द की प्रपोजल है इलीच का विजन ऑफ डी स्कूलिंग सोसाइटी में, कि क्रिएशन ऑफ लर्निंग वेव और पीयर नेटवर्क्स। दीज आर डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिविजुअल कैन कनेक्ट बेस्ड ऑन शेयरिंग लर्निंग इंटरेस्ट। पीर मतलब क्या होता है? जो तुम्हारे ग्रुप्स हैं, तुम्हारे एज के जो बच्चे हैं, उनके साथ ऐसा लर्निंग हो कि जहाँ पे वो एक दूसरे के एजुकेशन को एक्सचेंज कर सके, इंटरेस्ट रखे पढ़ने में, अपने नॉलेज को एक्सचेंज करे और कोलैबोरेट करे प्रोजेक्ट को। हमेशा एक बात याद रखना कि संस्कृत में एक श्लोक है कि जितना ही हम अपने विद्या को बांटेंगे उतना ही हमारा विद्या बढ़ता है। तो वही वाला इनका कंसेप्ट था इवान इलिच का। सो इलिच सजेस्टेड दैट कि सच नेटवर्क जो है वो डेमोक्रेटाइज करेगा हमारे एजुकेशन को, रिमूव करेगा जो भी हमारे बैरियर जो है इम्पोज हो चुके हैं एजुकेशन में, जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ जो है हम पे इम्पोज कर चुकी है, जैसे कि एज ऑफ सेग्रीगेशन होता है या स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग होता है। सो इससे लर्निंग वेव से इन्होंने यही समझाया। तो आप यहाँ से आप असाइनमेंट को नोट डाउन कर लेना, ओके। सो तीसरा इनका था कि इम्प्लीकेशन फॉर सोसाइटी। इलीच का विजन था कि एजुकेशन से भी हमें कुछ बियॉन्ड जाना चाहिए, कि कुछ हमारे पास सोसाइटल इम्प्लीकेशन भी होता है। ही आर्ग्यू दैट कि डी स्कूलिंग वुड लीड टू मोर एग्लिटेरियन सोसाइटी। की सोसाइटी देखो ये बोलते हैं कि अगर डी स्कूलिंग हम लोग करेंगे तो सोसाइटी में भी चेंजेस आएगा। ऐसा नहीं है कि बस इंडिविजुअल बेसिस पे ही हमें चेंज आएगा, हमें सोसाइटीज़ में भी देखने को मिलेगा कि बच्चा जो है वो सबका बच्चे को एक ही एजुकेशन मिल रहा है, सब लोग इक्वल है। वेयर इंडिविजुअल्स आर नॉट जज बाई देयर फॉर्मल कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, लेकिन उसके एक्चुअल एबिलिटीज और कंट्रीब्यूशन से हम बच्चे को जज करेंगे। इन अ डी स्कूल सोसाइटी द डिस्टिंक्शन बिटवीन एजुकेशन अनएजुकेटेड एंड और जो एजुकेटेड है वो डिसअपेयर हो जाएगा। ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम पढ़े हो, वो अपेयर हो जाएगा। सबके पास वो एबिलिटी रहेगा, सबके पास वो नॉलेज रहेगा, ठीक है। और बोलते हैं कि रैदर दैन वो जो कम्युनिटी हमें कंट्रोल कर रहा है इंस्टीट्यूशन को, हमारा एजुकेशन एक कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज़ होना चाहिए जहाँ पे सेल्फ रेलियंट सोसाइटी हो सके। तो यही बातें आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, जो भी मैंने समझाया इवान इलिच का यही बस कंसेप्ट है। और मैंने यहाँ पे कुछ पेज छोड़ा है कि आप यहाँ पे कुछ डायग्राम बना लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लीज़ डायग्राम के लिए ही छोड़ा है। तो आप इवान इलिच को लिख के ऐसे गोला बना के आप वहाँ पर कुछ डायग्राम्स भर सकते हो,
ठीक है। फिर हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगा, तो कंक्लूजन में भी हम वही लिखेंगे उनका जो डी स्कूलिंग सोसाइटी का जो कंसेप्ट था कि कैसे वो रेडिकल थिंकर ही थे, रोल ऑफ एजुकेशन को चैलेंज करते थे, इंस्टीट्यूशनलाइज स्कूलिंग को चैलेंज करते थे। उन्होंने बहुत सारे लिमिटेशन दिया कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी वजह से इनइक्वालिटीज़ आ रहा है। उसका उनका विजन जो डी स्कूलिंग सोसाइटी का था वो कहीं ना कहीं ऑफर कर रहा है एक अल्टरनेटिव मॉडल को जो प्रायोरिटाइज करेगा पर्सनल ऑटोनॉमी क्या है बच्चा का, कम्युनिटी इंगेजमेंट को और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को। तो बस इनका कंसेप्ट यही है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। सो हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। टोटल 5 क्वेश्चन हमें असाइनमेंट में करने होते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने लिया है जो सेक्शन 2 का है। तो मेनली इसका जो है यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन है कि व्हाट रोल डज एजुकेशन प्ले इन नेशन बिल्डिंग इन इंडिया। अब देखो नेशन बिल्डिंग का मतलब क्या होता है। नेशन बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि जब एजुकेशन क्या रोल प्ले करता है नेशन बिल्डिंग में, कि जैसे एजुकेशन हमें क्या हेल्प करता है कि हम बोल सकते हैं अरे भाई हम इंडिया के हैं, ये मेरा फ्लैग है, हमको इसको रिस्पेक्ट करना है। हमारे जो लीडर्स हैं जैसे गांधी जी जो हैं उनको हम लोग फादर ऑफ नेशन बोलते हैं। तो वो क्या अंदर से एक स्टूडेंट में अंदर से वो भावना कैसे प्राकृत होता है कि ये मेरा देश है, मेरे को इसके प्रति लॉयल रहना है। या जो भी नेशन बिल्डिंग का, जैसे भगत सिंह को हम लोग सुनते हैं तो हमेशा उदास हो जाते हैं कि भगत सिंह ने हमारे देश के लिए क्या किया है। तो वही जो पैट्रनिज्म का जो फीलिंग है एक देश के प्रति, वो एजुकेशन कैसे ये लगता है कि जो यूथ सिटीजन है वो अपने नेशन बिल्डिंग कैसे करते हैं इंडिया में। इस क्वेश्चन का मतलब यही है। सो एजुकेशन इंट्रोडक्शन में पहले यहाँ पे आप ब्लैक पेन से इंट्रोडक्शन को पॉइंट आउट कर देना। उसके बाद आप लिखना कि एजुकेशन प्ले करता है क्रूशियल रोल इन नेशन बिल्डिंग प्रोसेस स्पेशली इन अ डाइवर्स एंड पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ में। जैसे कि इंडिया जो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, यहाँ पे बहुत तरीके के कास्ट वाले लोग मिल जाएंगे, बहुत सारा रिलीजन भी फॉलो होता है इंडिया। इट सर्व एज आइडियोलॉजिकल टूल है जो स्टेट जो है वो यूज़ करता है कि एजुकेशन सिटीजन को सेव करे। क्योंकि देखो स्टेट जो है वो हमारा जो है करिकुलम को सेव करता है। अभी तो कंकरेंट लिस्ट में हमारा आता है एजुकेशन, जहाँ पे मतलब जो भी सिलेबस में रहेगा वो स्टेट हमें सेव करता है, जहाँ से हम सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने मॉडर्न हिस्ट्री कभी पढ़ा होगा तो एक स्पेक्ट्रम का किताब आता है, वहाँ पे एक चैप्टर का नाम ही है गांधीयन एरा। कि जब से वो गांधी जी आते हैं 1915 में इंडिया में, वहाँ से लेकर उनका एरा चलता है। तो उससे हमें क्या आता है, गांधी जी का आइडिया हमें समझ में आता है, नॉन वायलेंट का, ट्रस्टीशिप का, उनके नई तालीम का जो उन्होंने एजुकेशन में यूज़ किया था, हरिजन का एंड मेनी मोर कंसेप्ट उनका हमको समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं ये टेक्स्ट ही तो हमारे अंदर वो फीलिंग भर रहा है कि हम इस देश के हैं, हमारे लीडर ने हमारे लिए जान दिया, हमें भी इस देश का एक अच्छा सिटीजन बन के उभरना चाहिए। ओके, सो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। So education play a crucial role in the nation building process especially in a diverse and जो post colonized society था जैसे कि इंडिया। it serve as ideological tools used by the state to save the citizen, construct करते हैं national identities को और promote करते हैं patriotism को। the role of education जो है वो deeply intertuned है जो nation building agenda है state का, fostering the creation of a good citizen who align with the national goals and उनके पास भी कुछ cultural norms होते हैं और बच्चों के पास कुछ गोल्स भी होता है। एजुकेशन एक टूल है नेशन बिल्डिंग के लिए। अब देखते हैं कैसा वो टूल है। सो एजुकेशन हैज़ बीन अ की इंस्ट्रूमेंट इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग इन इंडिया पर्टिकुलरली आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये जो है ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन का। सोशलाइजेशन मतलब क्या होता है, सोसाइटी में हम जब बच्चे पैदा होते हैं तो क्या हमें पता रहता है कि हमें उनको स्कूल जाना है, या ये हमारे पापा हैं तो इनको रिस्पेक्ट करना है, ये हमारी मम्मा है तो इनको रिस्पेक्ट करना नहीं। ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखाता है, फैमिली। वो फैमिली हमारा क्या है, प्रॉपर प्राइमरी सोशलाइजेशन है जो एक बच्चे को सोशलाइज करता है। सेम वैसे ही एजुकेशन जो है वो हमारे सेकेंडरी। अब बच्चा 5 साल का हो जाएगा तो स्कूल जाएगा, तो स्कूल में भी उसको सोशलाइजेशन मिलेगा कि बेल रिंग हो रहा है, मतलब ये नेक्स्ट पीरियड आ गया है, वो सब टीचर उसको पढ़ाएगा, उसको सोशलाइज करेगा। तो वही बोलते हैं कि एजुकेशन भी एक ऐसा टूल है जो बच्चों को सेकेंडरी सोशलाइजेशन देता है, जहाँ पे इंडिविजुअल को टॉट किया जाता है कि आपके वैल्यूज़ क्या, आपको किसको रिस्पेक्ट करना, आपका नेशनल प्राइड क्या, आपको एक अच्छे नागरिक बनना है, आप अपने देश के प्रति आपको प्यार रखना है। तो इसमें बहुत सारे थिंकर्स भी हैं जो इस चैप्टर से एसोसिएटेड हैं। जैसे कि पहला थिंकर है एप्पल ने भी 2000 में यही बोला था कि जो एजुकेशन है वो एक स्ट्रॉन्ग सेंस है नेशनल आइडेंटिटी का, सोशल ऑर्डर का। और जो करिकुलम है या टेक्स्ट बुक है वो डिज़ाइन किया जाता है कि जो स्टेट का विज़न है, जो हमारे हिस्ट्री या जो भी चीज़ें हमारे हो चुके हैं उसको बच्चों को दिमाग में डालना कि हमारा इतिहास जो है वो कैसे रिवॉल्व हुआ है। आप सबको पता होगा कि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे होंगे। 1857 में हमारा बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था। देन उसके बाद बहुत सारे एक्ट आए थे, फिर गांधीयन एरा चला था, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था। तो ये सारी चीज़ें कैसे हमें पता है, ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं हमारा टेक्स्ट बुक बता रहा है। तो किसके थ्रू बता रहा है, हम एजुकेशन लेने जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तभी तो हमें ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं। सो या एजुकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बच्चा हो गया या जो सिटीजन है उनके अंदर एक वी फीलिंग का जो कंसेप्ट है वो लेकर आता है
है कि हम एक देश के हैं, एक नागरिक हैं, हमें अपने देश के लिए ये करना है, वो करना है, जो भी है हमें शेप करता है एजुकेशन। सो आप लोग यहाँ पे एप्पल के नाम को ऐड कर लीजिएगा, ये बहुत बड़े सोशोलॉजिस्ट हैं, इनका बहुत सारा काम है एजुकेशन पे लेके। थ्रू द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट, एजुकेशन जो है वो री एनफोर्स करता है नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट को बाय डिफाइनिंग द सेल्फ इन रिलेशन टू द नेशन एंड अदर। द स्टेट डिटरमाइन व्हाट कंस्टिट्यूट ऑफ ऑफिशियल नॉलेज, ऑफन फेवरिंग narrative that emphasize unity and patriotism while marginalizing minority perspective. This process helps in cultivating a sense of collective identity। और कहीं ना कहीं जो हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो हमारे पास कलेक्टिव आइडेंटिटी या फीलिंग आता है कि हम लोग एक देश के हैं, हमारे पास वी फीलिंग आता है, विच इज़ वो एसेंशियल होता है एक नेशन और स्टेट को सर्वाइव करने के लिए। अब देखते हैं कि नेशन बिल्डिंग जो है वो पोस्ट कॉलोनियल में कब हुआ। अब मान लो कि अब इंडिया जो है वो आज़ाद हो गया है ब्रिटिशर से, लेकिन आज़ादी के साथ साथ अगर आपको याद होगा तो हम लोग रोए भी बहुत थे इंडिया वाले। क्यों? क्योंकि पार्टीशन हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान जो है वो रिलीजन के पर्सपेक्टिव पे दोनों ही अलग हो गए थे, और पार्टीशन की वजह से जो है मतलब एक ऐसा वो कहानी है कि आप बहुत सारे यूट्यूब पे मूवीज़ भी देख सकते हो जिसमें हमें वो फीलिंग आता है कि भाई क्यों हुआ पार्टीशन, और कभी कभी समझ में आता है कि अच्छा ही हुआ। तो ये दोनों ही पर्सपेक्टिव हमारे टेक्स्ट बुक हमारे अंदर डालते हैं कि हम क्या परसीव कर रहे हैं। सो पोस्ट कॉलोनियल इंडिया का जो नेशन बिल्डिंग था वो क्लोजली लिंक था विद द नीड टू फोर्स अ यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी की भी उस टाइम जरूरत थी आफ्टर द कंट्री गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ठीक है, द फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो सेंट्रल हाईलाइटिंग जो सेक्रीफाइस हमारे लीडर के हैं, जो कंट्रीब्यूशन हमारे नेशनल लीडर का है, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह एंड मेनी मोर लीडर्स जिन्होंने सपोर्ट किया। इवन तो वुमेन्स में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस रोल प्ले किए हैं, जैसे कि सावित्रीबाई फुले को आप जानते होंगे, जो पहली महिला थी जो वो रास्ते में चलती थी तो उनको बच्चे, उनको जो बड़े जो एलीट क्लास के होते थे उनको आप गोबर समझते हो, गोबर से उनको मारते थे, लेकिन फिर भी वो जाती थी, बार बार वो अपने कपड़े को चेंज करती थी और बच्चों को पढ़ाने जाती थी। जो फर्स्ट विमेन कॉलेज उन्होंने खोला था पुणे में, तो आप इनको भी याद कर सकते हो और ये यहाँ पे फ्रेम कर सकते हो कि लीडर के साथ साथ मेल के साथ साथ फीमेल भी बहुत सारी एसोसिएटेड थी। इससे कहीं ना कहीं हम अपने अंदर एक कंस्ट्रक्ट करते हैं नेशनल नैरेटिव को और सेलिब्रेट करते हैं इंडिया के स्ट्रगल को फॉर इंडिपेंडेंस एंड री एनफोर्स द वैल्यू ऑफ सेकुलरिज्म और जो हमारा डेमोक्रेसी है। अभी नॉर्थ कोरिया में चले जाओ, वहाँ पे किसी को हिम्मत नहीं है कुछ बोलने का, लेकिन इंडिया जो है इतने डाइवर्स होने के बाद भी और इतने सारे रिलीजन को एक सेकुलर कंट्री है एंड इवन दो डेमोक्रेसी को भी बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये एजुकेशन की वजह से ही हो रहा है। सो एजुकेशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सारे प्रोसेस में। हमें सोशलाइज करता है, यंगर जनरेशन को एक नेशनल कंसिस्टेंस बताता है, उसको जगाता है। जितने भी अभी छोटे बच्चे हैं, क्या उनको अभी देश के बारे में उतना पता है? अभी नहीं पता है, लेकिन जैसे ही वो बड़े होंगे उनके करिकुलम में ये सारी चीज़ें ऐड होंगी तो वो सारी चीज़ें सीख जाएंगे, और ये हमारे एटीट्यूड को, बिलीफ ऑफ स्टूडेंट को, सबको सेप आउट करता है। भले इंसान का पर्सपेक्टिव अलग हो, बहुत सारे लोग महात्मा जी को, गांधी को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार है, वो समझते हैं कि उस टाइम पे पर्सपेक्टिव ऐसा था कि उन्होंने मतलब सबको लगता है कि भगत सिंह को वही मरवा, मतलब वो बचा नहीं पाए थे इरविन से, लॉर्ड इरविन जो थे उस टाइम के, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं। जो सिचुएशन था उसके हिसाब से बहुत वहाँ पे दंगा फसाद भी हुआ था, जब गांधी जी ने क्या किया था कि वो इरविन को ये भी लिखे थे कि आप जिनको जेल में जिसको बंद रखे हो आपको उसको छोड़ना है, लेकिन लॉर्ड इरविन ने बोला था कि जिस पे मर्डर का चार्ज है उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो महात्मा गांधी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और इतना ऑलरेडी इतना बनारस और इधर उधर बहुत सारे दंगे फसाद हो रहे थे। तो इस बेसिस पे बहुत सारे लोग गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हैं। मैं यहाँ पे वो नहीं करने आई हूँ कि महात्मा गांधी सही है, भगत सिंह कही, आपका पर्सपेक्टिव है, आप अपने साइड रखो, ठीक है। एज ए स्टूडेंट मैं बता रही हूँ कि हमें न्यूट्रल होकर पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ों को ज्ञान रखना चाहिए, बट हमें न्यूट्रल वे में सोचना चाहिए, ठीक है। सो हम अभी अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। सो यहाँ से आप सबको पता चल गया होगा कि एजुकेशन और स्कूल जो है हमें कैसे हेल्प करता है हमारे नेशन बिल्डिंग में। जो आइडियोलॉजिकल फंक्शन है एजुकेशन का उसको भी देख लेते हैं। आप यहाँ से असाइनमेंट में इसको नोट डाउन कर लेना, द आइडियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एजुकेशन। आइडियोलॉजीज भी हमें बहुत सेव करती है हमारे एजुकेशन में, जैसे कि हम लोग The ideological function of education in nation building goes beyond the mere transformation of knowledge. It is a means of political socialization है, जहाँ पे स्टेट जो है एक्सरसाइज करता है कंट्रोल ओवर द वे सिटीजन कैसे प्रिसीव करेंगे, उसका हिस्ट्री क्या होगा, उसका आइडेंटिटी क्या होगा और उसके रूल्स क्या होंगे सोसाइटी में। इन इंडिया एजुकेशन हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर मार्जिनलाइजिंग मिनॉरिटी कल्चर एंड इम्पोजिंग अ होमोजेनियस नेशनल आइडेंटिटी। कभी कभी क्या होता है ना कि
अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में आप देख रहे होगे कि नॉर्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें दी होती है, लेकिन साउथ के बारे में हम लोग को उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है। कुछ कुछ चीज़ें हमें हिस्ट्री में भी जाते हैं तो साउथ के हमें कुछ राजाज के बारे में पढ़ाया जाता है, पूरे राजा या रानी है जो भी हमारे पास किंगडम रूल किया उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये कुछ हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हमें एजुकेशन में देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ से ये इनइक्वालिटीज़ या ये वाले कंसेप्ट को आप नोट डाउन कर लेना, यही बात कह रहा है जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। उसके बाद हम कंक्लूजन है, यहाँ पे आप मैंने पेज छोड़ा है क्योंकि आप डायग्राम यहाँ पे बना सकते हो। इट्स अप टू यू, ग्राफ यूज़ करो या जो भी यूज़ करना आप यूज़ करो, अपने प्रेजेंटेशन को कलरफुल बनाओ। ओके, सो ये कंक्लूजन है जहाँ पे मैंने जो भी बातें बोली उसको आप कंक्लूजन में ऐड कर सकते हो कि एजुकेशन जो है वो कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारे नेशन बिल्डिंग प्रोसेस को, वो सेव करता है, नेशनल आइडेंटिटी को फोस्टर करता है, हमारे अंदर एक देशभक्ति का लेकर आता है और एक गुड सिटीजन, सबसे पहला तो एक गुड सिटीजन बनना जरूरी है। हाउएवर इट इज़ नॉट अ न्यूट्रल प्रोसेस। द स्टेट यूज एजुकेशन को एक टूल की तरह भी, एक आइडियोलॉजिकल कंट्रोल भी करता है, हमें डोमिनेंट नैरेटिव को भी और मार्जिनलाइज जो मिनॉरिटी पर्सपेक्टिव है उनसे भी देखने को बताता है। तो ये कंक्लूजन को आप अपने असाइनमेंट में ऐड ऑन कर सकते हो। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 4th नंबर है और एक और क्वेश्चन है। सो 4th नंबर क्वेश्चन में मैंने 7 नंबर क्वेश्चन को रखा है, लेकिन जो हम जिस टर्न से आ रहे हैं वो चौथा क्वेश्चन है कि एजुकेशन इज अ टूल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, डिस्कस। देखो, पहले बात तो हैप्पी वुमेंस डे, आज ही वुमेंस डे है, तो मैं ये बता रही हूँ कि हाँ सच में एजुकेशन एक टूल है जो वुमेन को एम्पावर करता है। अगर हम जितनी भी लड़कियाँ हैं या बच्ची जो भी हैं, अगर वो नहीं पढ़े लिखे रहेंगे तो उनको एम्पावरमेंट का मतलब ही नहीं समझ में आएगा। तो एजुकेशन कहीं ना कहीं उनको एम्पावर करता है, एक टूल है जो वुमेन को एम्पावर करता है। तो देखते हैं, जो एजुकेशन है वो वाइडली रिकॉग्नाइज है एक फंडामेंटल वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए। हिस्टोरिकली जो वुमेन है उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम को झेला है, स्ट्रक्चरल सोशल बैरियर्स, एंड उनके पास लिमिटेड एक्सेस था एजुकेशन का। देखो, कोई कोई लोग जो हैं जो हिस्ट्री का किताब पढ़ते हैं वो बोलते हैं कि एजुकेशन में जो मुस्लिम या जो रिच क्लास की वुमेन थी ना, उनको बहुत उनका थोड़ा सा कंडीशन ठीक था जो गरीब घर की औरतें थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों को भी बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। तो मैं एज अ गर्ल या एज अ वुमेन जो भी समझो उसमें बता रही हूँ कि हमारे इतिहास से ही जो वुमेन का जो पोजीशन है हमेशा लो ही चला हुआ है। अभी जाके 21st सेंचुरीज में भी कहीं गाँव पे चले जाओगे तो वो सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है, बट हाँ बहुत पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, लेकिन हाँ अभी और भी अच्छा करने की हमें ज़रूरत है। Okay, so however, in recent year, the role of education in breaking this barrier and fostering equality has gained significant transaction। हाँ, कहीं ना कहीं अभी जो 21st सेंचुरी है या मान लो जो भी हमारा टाइम पीरियड बीत रहा है उसमें एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो वुमेन के एम्पावरमेंट में बहुत ही क्रिशियस रोल जो है वो प्ले कर रहा है। ओके, Empowerment at its core refer to the process through which individual or group gain the ability and agency to make a decision that affect their lives। तो हमें सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि एम्पावरमेंट क्या होता है। देखो, एम्पावरमेंट का मतलब वो होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो इंडिविजुअल है या ग्रुप है उसको उसके पास एबिलिटी हो या उसके पास एजेंसी हो कि वो अपना डिसीजन खुद ले पाए, अपना ज़िंदगी खुद जी पाए। फॉर वुमेन दिस इन्वॉल्व्स, उसमें इकोनॉमिक भी होगा कि हम इकोनॉमिक में डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज है कि नहीं, क्या हमारे पास सेल्फ स्टीम है, चैलेंजेस है जो हमारे पैट्रियार्कल नॉर्म्स चले हुए हैं, जो रूलिंग ऑफ फादर जो एंशिएंट कल्चर से ही चलता रहता है, और हमारा जो पब्लिक और प्राइवेट स्फीयर में क्या वुमेन का पार्टिसिपेशन है। तो कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और एजुकेशन भी। सो एम्पावरमेंट कैन टेक वेरियस फॉर्म, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, मैंने ऊपर ही आपको ये सब बता दिया। तो आप अपने यहाँ पे मैंने पेज छोड़ा है क्योंकि आप यहाँ पे डायग्राम्स को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है कि एजुकेशन एक पाथवे है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का। हाँ देखो, एजुकेशन जो है वो पाथवे कैसे है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का। अगर बच्चियाँ या जो महिलाएँ हैं वो पढ़ेंगी तो जाकर जॉब कर सकती हैं, अपने फिनेंस और खुद वो सारी चीज़ें वो संभाल सकती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इकोनॉमिकली उनका एम्पावरमेंट हो रहा है। अगर तुम पढ़ोगे तभी तो तुम्हें जॉब लगेगा, तो वो शिक्षा ही है कहीं ना कहीं उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दे रहा है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना है कि वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट वे एजुकेशन एम्पावर वुमेन इज थ्रू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। एजुकेशन इक्विप वुमेन विथ नॉलेज एंड स्किल नेसेसरी टू पार्टिसिपेट इन द वर्क फोर्स, दिस प्रोडक्टिविटी एंड परस्यू द करियर्स। जहाँ पे जैसे अब फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट सेक्टर है, अब किसी लड़की को लैपटॉप ही चलाने नहीं आता है या उसको कोडिंग कुछ नहीं आता है, तो क्या उसको जॉब मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए उसको एजुकेशन लेना, शिक्षा का एक बहुत ही बड़ा रोल है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, इसमें आप इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी एजुकेशन कैसे एक पाथवे है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए। मोर एवर जो एजुकेशन है वो इंक्रीज़ करता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का, अपॉर्चुनिटीज़ का, जो थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन वुमेन कैन डेवलप द स्किल नीडेड टू स्टार्ट एंड मैनेज बिजनेस भी। आजकल बहुत सारी वुमेन बिजनेस को भी संभालती हैं, प्रोवाइडिंग देम विथ इंडिपेंडेंस
इंडिपेंडेंस एंड एबिलिटी टू चैलेंज जो ट्रेडिशनल उनका जेंडर रोल होता था कि लड़कियां बाहर जाके काम नहीं कर सकती हैं। जब लड़कियां पैदा होती है ना उसी टाइम उन्हें सोसाइटी ऐसे सोशलाइज करता है कि जब लड़के पैदा होते हैं तो उन्हें गन मिलता है, और जो लड़कियां पैदा होती हैं तो उन्हें पिंक कलर का डॉल मिलता है। समझो उसी टाइम से सोसाइटी हमें समझाने लगता है कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती हो, और ये लड़के हैं ये बंदूक भी चला सकते हैं। तो ये चीज़ को जो बैरियर है जो हमारे सोसाइटी से चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन ही इसको सेप आउट करेगा। ओके, सो एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जो हमारे अंदर जेंडर डिस्पैरिटीज़ है उसको ख़त्म करने में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एजुकेशन एंड सोशल इंपावरमेंट। अब एजुकेशन जो है विमेन को सोशली कैसे इंपावर करता है, हम लोगों ने पहले पॉइंट में देखा था कि विमेन को ये इकोनॉमिकली कैसे इंपावर कर रहा था, वैसे ये सोशली कैसे इंपावर कर रहा है। एजुकेशन जो है वो सोशली इंपावर कर रहा है, जो कल्चरल सोसाइटी के नॉर्म्स थे, जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म कर रहा है। विमेन को राइट मिल रहा है, इंक्लूडिंग उनके पास रिप्रोडक्टिव राइट भी है कि उनको बच्चा करना है या नहीं करना है। विमेन के पास अपना राइट है, लीगल राइट्स भी है एंड राइट टू पार्टिसिपेट भी है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। इवन तो आपने अभी पढ़ा होगा 102 या 104 वाले अमेंडमेंट में पार्लियामेंट में विमेन का जो है 33% रिजर्वेशन है। तो क्या है, एक तरह से विमेन को राइट मिल रहा है। विमेन जो है सोशली एम्पावरमेंट कर रही हैं कि वो पॉलिटिकल सिस्टम में भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, उनके पास क्रिटिकल थिंकिंग है। इनेबलिंग विमेन टू चैलेंज जो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया है, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, जेंडर बेस्ड वायलेंस, अनइक्वल इनहेरिटेंस लॉज, बहुत सारे डॉरी के लिए जलाए दिए जाते हैं विमेन को। तो ये सब ना हो इसलिए एजुकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप इस पॉइंट को यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि पॉलिटिकल इंपॉवरमेंट, जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया कि विमेन एजुकेशन कितना नेसेसरी है कि वो पॉलिटिकली विमेन भी पार्टिसिपेट कर सके। जैसे कि अभी सांसद में जो 33% का रिजर्वेशन आया है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल राइट विमेन को दे रहा है। विमेन का एजुकेशन को हायर रेट ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, लीडरशिप क्वालिटीज़ दे रहा है। अभी जो फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली दिल्ली में जो इलेक्शन हुआ था, तो यहाँ पे जो CM बनी है वो रेखा गुप्ता बनी है। तो ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कि एक विमेन जो है वो रूल कर रही है, ठीक है, विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ पॉलिसीज एंड बेटर एड्रेस जेंडर डिस्पैरिटीज। तो आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर लो, जो मैं बोल रही हूँ वही इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा ओके, सो यहाँ तक ये था क्वेश्चन नंबर 4। आप यहाँ पे इसको डायग्राम बना सकते हो। कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि अभी जो है अभी भी इतनी हालात ठीक नहीं हुई है, हमें और भी फोकस करना चाहिए, और भी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाना चाहिए ताकि विमेन जो है और भी एम्पावर करे और हम अपने देश को एक डेवलप्ड नेशन बना सके। स्टिल अभी इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, तो इसको डेवलप बनाने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि बस मेल या फीमेल इनको ही ध्यान रखें। जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, SC हैं, ST हैं, या ट्राइबल सोसाइटी है, या वीमेन है, मेन है, सबको एक साथ आना पड़ेगा, एम्पावर होना पड़ेगा। इससे हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी अच्छा करना पड़ेगा। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है यहीं पे इसका खत्म होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट है अभी, और ये टर्निंग में क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन जो असाइनमेंट में है उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। सो यहाँ पे बोला है कि इज देयर अ नीड फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन प्रोफेशनल एजुकेशन। पहला नंबर तो ये समझो कि प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होता है। वैसे एजुकेशन जैसे कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जिसमें प्रैक्टिकली हमें कुछ चीज़ करना है, जैसे कि फील्ड वर्क करना है कहीं जाके, तो क्या वैसे प्रोफेशनल एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मैं पूछ रही हूँ, क्या आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। हालांकि कहीं भी जब हमारा 1991 में LPG रिफॉर्म आया था, तो उस टाइम पे जो प्राइवेट और जो पब्लिक थे, गवर्नमेंट थे, वो लोगों ने मिलकर काम किया, तब जाके इंडिया यहाँ तक पहुँचा है। तो वैसे ही हमारे प्रोफेशनल एजुकेशन में भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके हम एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। वो हर नागरिक के पास पहुँचना चाहिए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि जो रोल है प्रोफेशनल एजुकेशन का, वो प्रिपेयर करता है इंडिविजुअल को स्पेसिफिक करियर्स के लिए, यानी इक्विप करता है उनके नॉलेज या स्किल जो उस वर्क फोर्स में रिक्वायर्ड होते हैं। ट्रेडिशनली जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ या वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हैं, वो फंड है प्रोफेशनल एजुकेशन। जैसे मान लो कि एक ही एरिया में हमें काम करना है, मैं आप लोगों को सोशियोलॉजी पढ़ा रही हूँ और मेरे को अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर मैं PhD कर लेती हूँ तो कितना फ़ायदा रहेगा। मान लो अगर गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं होता है, तो अगर प्राइवेट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो मैं वहाँ से PhD कर सकती हूँ, तो मैं एक अच्छी सोशियोलॉजिस्ट या जो भी बोलो प्रोफेसर बन सकती हूँ। तो ये एजुकेशन के थ्रू ही सब कुछ पॉसिबल है। हाउएवर इन रिसेंट ईयर दिस हैज़ बीन ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर का जो पोटेंशियल है वो हमारे प्रोफेशनल एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि सबसे पहले इन्हेंस कर रहा है इंडस्ट्रियल रेलेवेंस का। इसका मतलब क्या है? वन ऑफ द प्राइमरी आर्गूमेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन प्रोफेशनल एजुकेशन इज एबिलिटी टू एनहांस द रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन टू करंट इंडस्ट्री नीड। जैसे कि अब स्किल का किस प्रति नीड है, पहले का स्किल उस पहले डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता था,
जैसे मान लो कि अब क्या होता है कि एक बंदा जिस चीज़ में स्पेशलाइज है उसको उसी में जॉब मिलेगा। अगर मैं मास्टर कर रही हूँ सोशियोलॉजी में और मैं अप्लाई कर रही हूँ कि मैं एमए पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को पढ़ा देती हूँ या हिस्ट्री पढ़ा देती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं जितने सोशियोलॉजी से क्लियरली समझ रही हूँ वैसे मैं हिस्ट्री या पॉलिटी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ पाऊंगी। तो जो मेरा नीड है उसको प्रोफेशनल एजुकेशन जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो गया उससे ये चीज़ें ज़्यादा फोकस लोग कर रहे हैं इस सारी चीज़ों पे। सो द प्राइवेट सेक्टर बीइंग डायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहा है अपने बिजनेस ऑपरेशन पे, रियल टाइम फीडबैक दे रहा है कि किस स्किल पे और कैसे क्या चीज़ का डिमांड है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। विथ रैपिड एडवांसमेंट जितने हमारे टेक्नोलॉजी में हो रहा है या चेंजिंग मार्केट कंडीशन है, एजुकेशन ऑफन स्ट्रगल करते हैं कि इसको कीप अप रखें। सो द प्राइवेट सेक्टर वो कहीं ना कहीं ब्रीच जो गैप रखा रहता है उसको ख़त्म करते हैं। इमर्जिंग ट्रेंड से हमें सिखाते हैं कई चीज़, जो स्पेशल स्किल जिस चीज़ में रिक्वायर होता है, नॉलेज को हमारा ब्रॉड करते हैं। तो आप ये सारे पॉइंट्स यहाँ से लिख सकते हो। ओके, इनोवेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है तो जो भी हमारा करिकुलम डेवलपमेंट होता है उसमें ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अनदर सिग्निफिकेंट बेनिफिट जो होता है प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट का कि पोटेंशियल फॉर इनोवेशन इन करिकुलम डिज़ाइन, जो हमारा सिलेबस डिज़ाइन है। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफन फेस ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस, कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे या जो पढ़े लिखे एलिट्स क्लास होते थे वो बोलते हैं यही चाहिए, करिकुलम को अपडेट नहीं करते थे। जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ ये इग्नू का जो करिकुलम है ये 2010 के बाद अपडेट ही नहीं हुआ है। तो वही एक यहाँ पे एग्जाम्पल इसको दिया हुआ है। व्हेन अटेम्प्टिंग टू अपडेट देयर करिकुलम, ऑन द अदर हैंड जो प्राइवेट कंपनीज है वो टिपिकली मोर अलीज है और क्विकली अपने न्यू ट्रेंड में वो बहुत ज़्यादा अडॉप्ट हो जाते हैं जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, क्योंकि वो मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट बनाना। तो ये हमें देखने को मिल जाता है। तो इनोवेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट सेकेंड पॉइंट आप एड ऑन कर सकते हो, आप ये लिख लेना। थर्डली है फंडिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन, मतलब कि हमें कभी कभी फंड की भी ज़रूरत पड़ती है, रिसोर्स को भी, जो गवर्नमेंट जो है वो नहीं फुलफिल कर सकता है। तो वहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, जो भी एक्सेस होता है मतलब स्टेट और प्राइवेट दोनों ही मिलकर काम करते हैं। तो फंड एंड रिसोर्स एलोकेशन को पॉइंट्स को आप यहाँ से लिख लेना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, मैं इसको और एक बार ही दिखा देती हूँ, आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो स्किल गैप है और अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें हमारा काम करता है। जैसे कि दिस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन प्रोफेशनल एजुकेशन कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन एड्रेसिंग द इशू ऑफ स्किल गैप एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं PhD करके बैठी हूँ और मैं जा रही हूँ जॉब ढूंढने के लिए, तो मुझे जॉब मिल रहा है कि आप रिसेप्शनिस्ट बन जाओ या HR बन जाओ। तो क्या मैं उसमें फिट हूँ? नहीं हूँ, क्योंकि भाई मैंने पढ़ाई तो उस लेवल का नहीं किया, लेकिन मेरे को ये मिल रहा है क्योंकि वो मेरे स्किल का लेवल, जो स्किल का गैप है और जो अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है उसको कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर जब आ जाते हैं तो उसको ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। और ये सब चीज़ कब होता है? जब एजुकेशन प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही उसमें रहें तब। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो पॉइंट कि एड्रेसिंग द स्किल गैप्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है, हाँ देखो बहुत सारे पॉजिटिव किसी चीज़ का होता है तो उसका निगेटिव दरिया भी होता है, उसको भी हमें समझना जरूरी है कि जो प्राइवेट सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो जाते हैं और पोटेंशियली जो है अफोर्डेबल नहीं होते हैं बहुत सारे इंसान के लिए, वो अपना एडमिशन नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें बच्चे एंट्रेंस क्लियर करते हैं फिर जाते हैं, लेकिन डायरेक्टली वो प्राइवेट वाले में नहीं आ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको मिटिगेट करना चाहिए हमको और अब एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना चाहिए कि इवन दो जो सबसे पीछे है उसको भी एजुकेशन मिले। फाइनली हम यहाँ पे कंक्लूजन देखेंगे कि हमारा कंक्लूजन क्या है कि स्ट्रॉन्ग केस है इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन प्रोफेशनल एजुकेशन। प्राइवेट सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, एजुकेशन को मोर रेलिवेंट बनाता है, इनोवेटिव बनाता है और जो एड्रेस करता है हमारा जो क्रिटिकल स्किल गैप होता है जॉब मार्केट में, जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ में हमें हेल्प करता है। सो ये कंक्लूजन है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। एंड फाइनली हमारा जो 5 क्वेश्चन असाइनमेंट का है वो कंप्लीट होता है। तो मैं वो सोच सकती हूँ कि मैंने आपको अच्छे से समझाया और आप अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे और अच्छे से अपने असाइनमेंट को सबमिट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अगर इस वीडियो पे लाइक 100+ जाता है तो मैं नेक्स्ट असाइनमेंट को अपलोड करूँगी, वरना फिर देखते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ आप लोग कॉमेंट में बताइएगा कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा था और क्या आप लोगों को मेरा राइटिंग समझ आ रहा है, असाइनमेंट कैसा था, मुझे और क्या चेंजेस करना चाहिए और अपने आप पे क्या वर्क करना चाहिए कि मैं और भी अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊँ। ओके, बाय एवरीवन। आप कल प्लीज़ जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी आप उसको ज़रूर देखना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आया हो।